सोचिए दोस्तों, एक लेडी पुलिस ऑफिसर जो अपनी ईमानदारी और सख्त स्वभाव के लिए जानी जाती है, जिसकी नजरों से अपराधी तक कांपते हैं, वही ऑफिसर अपने ही 14 साल पुराने नौकर को देख अचानक ठिठक जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसने ऐसा क्या देखा? क्या ये कोई खतरनाक राज था या कोई ऐसी अनकही कहानी जो बरसों से छुपी हुई थी? क्या उस नौकर में कोई ऐसा रूप था जो अब तक किसी ने नहीं पहचाना, या फिर यह महज एक इत्तेफाक था जिसने ऑफिसर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल डाला? दोस्तों, ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि ऐसी शुरुआत थी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तो क्या ये कहानी प्यार की है या धोखे की? क्या ये किस्सा जुनून की दास्तां है या कोई खतरनाक खेल? इसका जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, क्योंकि हर मिनट में एक नया रहस्य सामने आएगा और हर मोड़ पर आपकी धड़कनें तेज होती जाएंगी। दोस्तों, इंदौर शहर के बाहरी इलाके में एक जर्जर हवेली नुमा बंगला खड़ा था। आंगन में फैला हुआ पुराना नीम का पेड़, टूटती हुई दीवारों पर समय की मार और हर झोंके पर चरमराते लकड़ी के दरवाजे, ये सब मिलकर उस जगह की वीरानी बयान करते थे। उसी सूने और रहस्यमयी से लगने वाले घर में रहती थीं एएसपी सानवी वर्मा। सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने हौसले, मेहनत और सख्त मिजाजी से पूरे जिले में नाम कमा लिया था। उनकी आंखों में न्याय की चमक और चेहरे पर ऐसी शख्सियत थी कि जो भी देखे ठहर कर एक पल उन्हें निहारने से खुद को रोक न पाए। मगर उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी 2 साल पहले घटी। एक ऑपरेशन के दौरान उनके पति डीसीपी आर्यन वर्मा शहादत को प्राप्त हो गए। आर्यन निडर और ईमानदार अफसर थे और उनकी मौत ने सानवी की दुनिया को जैसे अंधेरों में धकेल दिया। इस दर्द को उन्होंने जाहिर कभी नहीं होने दिया, बल्कि अपनी सारी ताकत और जज्बा ड्यूटी में लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि इतनी कम उम्र में ही वे जिले की सबसे सख्त और ईमानदार एसपी बन गईं। बड़ी हवेली में उनका अकेलापन कई बार उनके माता पिता को बेचैन कर देता था। उन्होंने कई बार कहा कि किसी आधुनिक फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ, लेकिन सानवी के लिए यह बंगला सिर्फ एक मकान नहीं था। यहाँ की हर दीवार, हर कोना उन्हें आर्यन की याद दिलाता था और इन्हीं यादों के सहारे वह जिंदगी जी रही थीं। उनका दिन पुलिस की वर्दी, केस और फाइलों में डूबा हुआ बीतता और रातें हवेली के खामोश सन्नाटे में घिर जातीं। एक बरसात की शाम जब वह खिड़की के पास खड़ी बारिश की बूंदों को निहार रही थीं, तभी उनकी पुरानी दोस्त इंस्पेक्टर काव्या नायर मिलने आई। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और तभी काव्या ने गंभीर लहजे में कहा, सानवी, तुम्हें अब एक नौकर रख लेना चाहिए। घर के छोटे बड़े काम भी संभल जाएंगे और शायद तुम्हारा अकेलापन भी कुछ कम हो जाएगा। पहले तो सानवी ने इस बात को नकार दिया, लेकिन काव्या के लगातार जोर देने पर आखिरकार उन्हें मानना ही पड़ा। कुछ ही दिनों बाद एक दोपहर काव्या एक दुबले पतले लड़के को अपने साथ उस पुराने बंगले तक ले आई। उम्र बस 14 साल, कंधों पर छोटा सा थैला, पैरों में घिसे हुए चप्पल और चेहरे पर मासूमियत भरी मुस्कान। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे यह जगह उसके लिए जानी पहचानी हो। उसका नाम था विवेक। सानवी ने उसे ज्यादा सवाल जवाब किए बिना काम पर रख लिया। अब वहीं घर की सफाई करता, खाना बनाता, बगीचे की देखभाल करता और दूसरे छोटे मोटे काम निपटाता। लेकिन कुछ बातों ने धीरे धीरे सानवी का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। सबसे पहले, जब भी विवेक चाय बनाता, उसकी खुशबू और स्वाद बिल्कुल वैसे ही होते जैसे कभी आर्यन के हाथों बनी चाय होती थी। शुरू में उन्होंने इसे इत्तेफाक समझा, लेकिन वक्त के साथ अजीब सी बातें और सामने आने लगीं। विवेक किताबों को उसी ढंग से शेल्फ में सजाता जैसा आर्यन किया करते थे। एक रात सानवी ने अपनी डायरी में कुछ लिखा और सुबह देखा कि डायरी उसी सफ़े पर खुली है जैसे किसी ने रात में पढ़ी हो। अब उनके दिल में सवाल उठने लगा, यह लड़का वाकई सिर्फ एक आम नौकर है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? एक बरसाती रात जब तेज आंधी और बिजली के कारण पूरे बंगले की लाइट चली गई, तो सानवी ने टॉर्च जलाकर दरवाजा खोला। सामने देखा कि विवेक पहले से हाथ में मोमबत्तियां लिए खड़ा है, जैसे उसे पहले से पता हो कि वो इसी वक्त घर लौटेंगी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैम, आप तो भीग गई हैं, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। उस पल सानवी ने उसकी आंखों में झांका। वही गहराई, वही चमक जो कभी आर्यन की आंखों में हुआ करती थी। उनका दिल जोर से धड़का। वो खुद को रोक न पाई और सख्त लहजे में बोली, विवेक, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? सच बताओ, असलियत क्या है? विवेक ने नजरें झुका लीं, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैम, मैं तो बस आपका नौकर हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी चाय लाता हूँ। अगले ही दिन सानवी ने अपनी दोस्त काव्या को बुलाया।
चाय का प्याला हाथ में थामे उन्होंने कहा, काव्या, मुझे लगता है यह लड़का कोई साधारण नौकर नहीं है। इसकी बातें, आदतें, यहाँ तक कि चाय बनाने का तरीका सब मुझे बार बार आर्यन की याद दिलाते हैं। क्या मैं सचमुच पागल हो रही हूँ? काव्या ने हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की, मगर अब सानवी का शक और भी गहरा हो चुका था। सानवी ने उसी रात अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्त काव्या को बुलाकर कहा, मुझे इस लड़के आरव के बारे में सब कुछ जानना है। उसकी पूरी बैकग्राउंड चेक करो। कुछ दिनों बाद काव्या फाइल लेकर पहुंची और गंभीर आवाज में बोली, सानवी, हैरानी की बात है, इसके नाम पर कोई बड़ा रिकॉर्ड ही नहीं है। आधार कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट सही हैं, लेकिन उससे पहले की कोई जानकारी मौजूद नहीं। जैसे ये लड़का अचानक कहीं से सामने आ गया हो। थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, शायद ये बस एक साधारण बच्चा ही हो, लेकिन अगर तुम्हें अब भी शक है तो हम और गहराई में जाकर जांच कर सकते हैं। सानवी ने हामी तो भर दी, मगर उनके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। उस रात वो अपने कमरे में बैठी पुरानी तस्वीरें देख रही थीं। एक तस्वीर में उनकी और आर्यन की शादी का दिन कैद था। यादों में खोते खोते अचानक उन्हें वो खास अंगूठी याद आई जिसे आर्यन ने करीबियों को दिया था और जिस पर उनका नाम खुदा था। वह अंगूठी हमेशा उनकी डायरी के एक गुप्त हिस्से में रखी रहती थी, लेकिन जब उन्होंने डायरी खोली तो अंगूठी वहां से गायब थी। दिल एक पल को जैसे रुक गया। ये कैसे हो सकता है? क्या ये अंगूठी आरव ने चुराई, या फिर कोई और इस घर में चुपके से आता जाता है? अगली शाम सानवी ने सख्त लहजे में आरव को ड्राइंग रूम में बुलाकर पूछा, मेरी डायरी से अंगूठी गायब है, तुम्हें कुछ पता है? आरव ने बेहद शांत आवाज में कहा, मैम, मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन अगर आपकी कोई चीज खोई है तो आप बताइए, मैं ढूंढने में मदद करूंगा। उसके लहजे में एक अजीब सी सच्चाई थी, लेकिन सानवी का शक जरा भी कम नहीं हुआ। उसी रात उनके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, सानवी, तुम बहुत सवाल पूछ रही हो, आरव को अकेला छोड़ दो, वरना तुम्हारी कुर्सी और तुम्हारी जान दोनों खतरे में आ जाएंगी। ये पढ़ते ही उनके चेहरे से खून उतर गया। ये साफ साफ धमकी थी और उसमें आरव का नाम लिखा था। फौरन उन्होंने काव्या को कॉल किया और सब बताया। काव्या ने गंभीर स्वर में कहा, यह मामला आसान नहीं है, मैं एक टीम भेज रही हूँ, तब तक तुम बस उस पर कड़ी नजर रखो। मगर अब सानवी के मन में और भी उलझनें पनपने लगीं। हर बार उनकी आंखों के सामने आर्यन का चेहरा आ जाता। एक ख्याल बार बार दिल में उठता, क्या कहीं आरव और आर्यन का कोई रिश्ता है, या ये सिर्फ मेरा वहम है? अगली सुबह जब वो बगीचे में गईं, उन्होंने देखा कि आरव पौधों को पानी दे रहा है। अचानक उनकी नजर उसके बाएं हाथ पर पड़ी। वहां एक पुरानी अंगूठी चमक रही थी जिस पर कुछ उकेरा गया था। दिल धक धक करने लगा। क्या ये वही अंगूठी है? उन्होंने आवाज लगाई, आरव, ये अंगूठी कहां से आई? आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैम, ये मेरी माँ की निशानी है, बचपन से मेरे पास है। मगर उसकी आंखों में वो चमक थी जो सीधे सानवी के दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। अब उन्हें यकीन हो गया कि आरव के पीछे एक राज छुपा है और वो किसी भी हाल में उसे जानकर रहेंगी। अब सानवी की बेचैनी बढ़ चुकी थी। उनके मन में सवाल उमड़ रहे थे, यह लड़का आखिर कौन है और क्या इसका कोई रिश्ता आर्यन की मौत से जुड़ता है? लेकिन वह जानती थीं कि अगर उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठा लिया तो उसकी कीमत उन्हें अपनी जान से चुकानी पड़ सकती है। घर में मिली उस अंगूठी ने उनके शक को और गहरा कर दिया था। यह सच में आरव की मां की यादगार थी या वही अंगूठी जो बरसों पहले आर्यन ने उन्हें पहनाई थी? दुविधा के बावजूद सानवी ने ठान लिया, वह बिना किसी हड़बड़ी के आरव पर खामोशी से नजर रखेंगी। उनकी पुलिस ट्रेनिंग बार बार उन्हें चेतावनी दे रही थी, सावधान रहो, मगर दिल का एक कोना अब भी आरव की आंखों में आर्यन का अक्स तलाश रहा था। अगली सुबह सानवी ऑफिस में बैठी फाइलों में उलझी थीं कि तभी काव्या नायर ने आरव की बैकग्राउंड रिपोर्ट उनके सामने रखी। रिपोर्ट देखकर सानवी का माथा ठनका। आरव का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था, लेकिन एक हैरान करने वाली बात सामने आई। उसका आधार कार्ड और सारे कागजात सिर्फ 2 साल पुराने थे। उससे पहले उसकी कोई मौजूदगी ही नहीं थी, मानो वह अचानक इस दुनिया में कहीं से प्रकट हो गया हो। सानवी ने रिपोर्ट चुपचाप सुनी, लेकिन उनकी नजरें धीरे धीरे टेबल पर रखी पुरानी फाइल की ओर जा टिकीं। आर्यन की मौत से जुड़ी फाइल। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, काव्या, ये फाइल मुझे दो, शायद कोई सुराग अब तक मेरी निगाह से बचा हो। उस रात जब सानवी बंगले लौटी तो उन्होंने देखा कि आरव रसोई में व्यस्त था। उन्हें देखकर वह मुस्कुराया और बोला, मैम, आज मैंने आपकी पसंद का राजमा चावल बनाया है। सानवी के दिल की धड़कन तेज हो गई। राजमा चावल तो आर्यन का भी सबसे प्रिय खाना था। उन्होंने आरव को गहराई से देखा लेकिन चुप रहीं। खाने के दौरान उन्होंने हल्के से पूछ लिया, आरव, तुम पहले कहाँ रहते थे?
तुम्हारा परिवार कौन कौन है? आरव ने चम्मच धीरे से नीचे रखा और भारी आवाज में कहा, कहने लायक कुछ नहीं, एक छोटे गांव का हूँ। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, अब बस अकेला हूँ। उसकी आंखों में एक दबा हुआ दर्द झलक रहा था, लेकिन सानवी को लगा कि वह पूरी सच्चाई छुपा रहा है। उन्होंने वहीं बातचीत खत्म कर दी, मगर मन ही मन यह ठान लिया कि वे आरव की असली पहचान तक पहुंचकर ही दम लेंगी। रात गहराने लगी और सानवी ने एक बार फिर आर्यन के केस की फाइल खोली। उसमें दर्ज था कि आर्यन एक हाई प्रोफाइल ऑपरेशन का हिस्सा थे, लेकिन उनकी लाश कभी बरामद नहीं हुई। पुलिस ने मान लिया था कि वह शहीद हो चुके हैं, लेकिन सानवी के दिल में हमेशा यह शक रहा कि मामला इतना आसान नहीं था। फाइल के एक पन्ने ने उनके होश उड़ा दिए। ऑपरेशन वाली रात वहां एक और शख्स मौजूद था। उसका बयान अधूरा रह गया था। नाम दर्ज नहीं था, बस एक कोड नेम लिखा था, शैडो। सानवी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। क्या यह शैडो वास्तव में आरव है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा हुआ है? तुरंत उन्होंने काव्या को फोन लगाया और आदेश दिया, काव्या, आर्यन के केस में जो शैडो नाम का गवाह दर्ज है, उसकी पूरी जानकारी ढूंढो। मुझे उस इंसान का हर सच चाहिए। अगली सुबह सानवी फिर से अपनी फाइलों और मामलों में उलझी बैठी थीं, लेकिन अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, शैडो। जब काव्या ने एक दिन पुरानी तस्वीर भेजी तो सानवी को जैसे बिजली सी लगी। यह तस्वीर आर्यन के ट्रेनिंग के दिनों की थी, जहां वो अपने साथियों संग खड़े थे। लेकिन उस तस्वीर में एक चेहरा ऐसा था जिसने सानवी को ठिठका दिया। वो हूबहू आरव जैसा लग रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सचमुच आरव है, या मेरी नजर धोखा दे रही है? यह सवाल बार बार उसके जहन में गूंजने लगा। शाम को जब वह घर लौटी तो आंगन में आरव को बगीचे में पौधों को पानी देते देखा। हिम्मत जुटाकर सानवी उसके पास गई और तस्वीर दिखाते हुए सख्त लहजे में बोली, यह तुम हो? एक पल को आरव का चेहरा पत्थर सा जम गया। फिर झबरन मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मैम, यह मैं नहीं हूँ। शायद कोई और हो जो मुझसे मिलता जुलता है। लेकिन उसकी आंखों में जो डर की हल्की सी परत उभर आई थी, उसे सानवी अनदेखा नहीं कर सकी। उसी रात सानवी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम बहुत करीब आ रही हो, शैडो को छोड़ दो, वरना यह हवेली तुम्हारी कब्र बन जाएगी। सानवी के रोंगटे खड़े हो गए। शैडो, ये वही नाम था जो केस फाइल में दर्ज था। अब सवाल बड़ा था, आरव और शैडो का रिश्ता क्या है? और कहीं आरव ही आर्यन तो नहीं? घबराई सानवी ने तुरंत काव्या को बुलाया और उसे वो धमकी भरा संदेश दिखाया। काव्या ने गंभीरता से कहा, सानवी, यह लोग सिर्फ तुम्हें डराना चाहते हैं, लेकिन अगर आरव का शैडो से कोई संबंध है तो वह कोई गहरी सच्चाई छुपा रहा है। हमें उस पर दबाव डालना होगा। सानवी ने धीमे स्वर में जवाब दिया, नहीं काव्या, अगर वो सचमुच आर्यन है तो मैं उसे डराना नहीं चाहती, और अगर वो कोई और है तो पहले हमें सबूत चाहिए। अगली सुबह सानवी ने आरव को लिविंग रूम में बुलाया। उसका लहजा अब बेहद कड़ा था। अब और नहीं आरव, सच सच बताओ, तुम कौन हो? शैडो हो ना? और तुम्हारा आर्यन से क्या नाता है? आरव ने उसकी आंखों में सीधा देखा, फिर सिर झुका लिया। मैडम, आप गलत सोच रही हैं। मैं बस आपका नौकर हूँ। शैडो से मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज उसका राज खोल रही थी। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सानवी ने दरवाजा खोला तो सामने काव्या खड़ी थी। उसके हाथ में एक मोटी सी फाइल थी। उसने फाइल थमाई और बोली, सानवी, ये देखो, यह शैडो का पूरा रिकॉर्ड है। जैसे ही सानवी ने फाइल खोली, उसकी सांसें थम गईं। पहली ही तस्वीर में वही चेहरा था, आरव का चेहरा। सानवी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी उतर आई। आरव, अब और झूठ नहीं, सच बताओ, तुम आखिर हो कौन? और आर्यन के साथ असल में क्या हुआ था? कुछ पल की खामोशी के बाद आरव ने सिर उठाया। उसकी आंखों में रहस्यमय उदासी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैडम, अब वक्त आ गया है कि आप सब जान लें, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। उसने बंगले के पिछवाड़े की ओर इशारा किया, जहां एक जर्जर पुराना स्टोर रूम था। सानवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वह सचमुच आर्यन था, या यह सब किसी खतरनाक जाल की शुरुआत थी? उसकी बातों में ऐसा रहस्य छुपा था जो डर भी पैदा कर रहा था और आर्यन की सच्चाई जानने की जिज्ञासा भी बढ़ा रहा था। सानवी ने एक पल के लिए काव्या की ओर देखा, जो अब भी खामोशी से फाइल के कागज पलट रही थी। अचानक काव्या ने सख्त आवाज में कहा, सानवी, तुम अकेली मत जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन सानवी ने धीमे से सिर हिलाया, नहीं काव्या, मुझे आरव पर भरोसा करना होगा। अगर वह सचमुच शैडो है तो शायद वही मुझे आर्यन की असली सच्चाई तक ले जाएगा। तुम बस बाहर इंतजार करना, और अगर कुछ गड़बड़ हो तो मेरे इशारे का इंतजार करना। काव्या ने मन ही मन ना चाहते हुए भी हामी भरी, लेकिन जाते जाते उसने अपनी पिस्तौल पर उंगलियां कस लीं और आरव की तरफ देखा।
अब उसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सा दर्द झलक रहा था। चलो, सानवी ने कहा और वह आरव के साथ बंगले के पिछले हिस्से में बने जर्जर स्टोर रूम की ओर बढ़ी। दीवारों पर जमी सीलन, टूटी खिड़कियां और हवा में घुली वीरानी मानो बरसों से किसी रहस्य का इंतजार कर रही थी। आरव ने जंग लगे ताले को खोला और दरवाजा धकेला। अंदर धूल और सडांट से भरी हवा थी। उसने जेब से टॉर्च निकाला और धीमी आवाज में कहा, मैडम, यहाँ। वह उन्हें एक पुराने लकड़ी के बक्से तक ले गया। सानवी सावधानी से आगे बढ़ी, एक हाथ अपनी सर्विस रिवॉल्वर पर रखे हुए। आरव ने बक्सा खोला। उसमें पुराने कागज, एक टूटा लैपटॉप और एक छोटा लॉक बॉक्स रखा था। उसने वह बॉक्स सानवी को थमाते हुए कहा, इसे खोलिए, इसमें आपके सारे जवाब छुपे हैं। सानवी के हाथ थोड़े कांपे। बॉक्स पासवर्ड से लॉक था। पासवर्ड क्या है? उसने पूछा। आरव ने बेहद धीमी आवाज में कहा, आप और आर्यन की शादी की तारीख। दिल जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से पासवर्ड डालते ही बॉक्स खुल गया। एक डायरी थी जिस पर साफ साफ लिखा था, आर्यन वर्मा। सानवी ने पन्ने पलटे। वहीं उनकी लिखावट थी। उसमें लिखा था कि वह एक खतरनाक ड्रग और हथियार तस्करी के नेटवर्क की जांच कर रहे थे, जिसमें कुछ बड़े पुलिस अफसर और बिजनेसमैन शामिल थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सानवी को बताना। मैंने हमेशा उससे प्यार किया। मेरी सच्चाई को सिर्फ शैडो बचाएगा। सानवी की आंखें भर आईं। उसने आरव की तरफ देखा और ठंडी आवाज में पूछा, तो तुम ही शैडो हो और तुम आर्यन को जानते थे? मगर अब तक यह सब क्यों छुपाया? आरव ने गहरी सांस ली। हाँ मैडम, मैं ही शैडो हूँ। मैं आर्यन सर का जूनियर था। उस रात गोदाम में धमाके के वक्त मैं वहां मौजूद था। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था और कहा था अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं उनकी सच्चाई को बचाऊं, मगर मैं उसे बचा नहीं पाया। उसकी आवाज भारी और कांपती हुई थी। यह सुनकर सानवी ने डायरी को कसकर सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। तो क्या आर्यन वाकई मर चुका है? आरव ने सिर झुका लिया। मैडम, उस रात के बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन लोग अब भी डरते हैं कि शायद वो जिंदा हों। इसी वजह से मैं आपके करीब आया ताकि आपकी सुरक्षा कर सकूं। सानवी का मन उलझन में था। अगर आरव सचमुच शैडो था तो उसकी बातें सही भी हो सकती थीं, लेकिन उसकी आंखों में झलकती आर्यन की परछाई और उस रहस्यमयी अंगूठी का राज अब तक अनसुलझा था। अचानक स्टोर रूम के बाहर से कांच टूटने की तेज आवाज गूंजी। दोनों ने फौरन अपनी रिवॉल्वर संभाली। सानवी ने हाथ के इशारे से आरव को पीछे रहने को कहा। तभी बाहर से किसी ने पुकारा, सानवी बाहर आओ, कोई है यहाँ। यह काव्या की आवाज थी। वे तेजी से बाहर निकले। बंगले के बगीचे में एक नकाबपोश शख्स खड़ा था, काले हुड में, हाथ में चमकता हुआ चाकू। काव्या ने बंदूक तानी, मगर पलक झपकते ही वो अजनबी धुएं में गुम हो गया। सानवी ने गुस्से से आरव को घूरा। ये क्या खेल था? कहीं तुमने मुझे फंसाया तो नहीं? आरव ने तुरंत सफाई दी। यकीन कीजिए मैडम, यही लोग आर्यन की मौत के जिम्मेदार हैं। अब यह आपके पीछे हैं क्योंकि आपको वो डायरी मिल चुकी है। काव्या ने हाथ पकड़कर कहा, सानवी अब जिद मत करो, डायरी मेरे पास रहेगी। मैं इसे हेडक्वार्टर ले जाऊंगी। तुम और आरव मेरे साथ चलो। लेकिन सानवी ने सख्त लहजे में इनकार किया। नहीं काव्या, अगर आरव सच बोल रहा है तो इस रैकेट को खत्म करना मेरा फर्ज है। ये लड़ाई मैं आर्यन के लिए लड़ूंगी। उसी रात सानवी के फोन पर एक अनजान मैसेज आया, तुमने डायरी पढ़ ली है, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। कल रात पुराने गोदाम में अकेली आना। दिल में गुस्सा और दर्द उमड़ पड़ा। वही गोदाम जहां आर्यन की मौत हुई थी। क्या यह सच तक पहुंचने का आखिरी मौका था या सिर्फ मौत का जाल? उसने मैसेज आरव को दिखाया। उसने गंभीर आवाज में कहा, मैडम, ये लोग आपको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप वहां जाने का फैसला करती हैं तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। सानवी ने उसकी आंखों में झांका। उनमें वही जुनून चमक रहा था जैसा कभी आर्यन की आंखों में था। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो। वो अधूरा वाक्य छोड़कर आगे बढ़ गई। अब दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, सच का सामना। पुराने गोदाम का नाम सुनते ही जख्म हरे हो गए, लेकिन साथ ही जलन भी उठी, उस रैकेट को खत्म करने की जिसने उसकी दुनिया तबाह कर दी थी। सानवी ने आखिरी बार काव्या को सब बताया और सख्त आदेश दिया कि आगे क्या करना है। सानवी ने अपनी टीम को आखिरी बार निर्देश दिया, काव्या, तुम लोग गोदाम के चारों तरफ निगरानी में रहो, लेकिन जब तक मेरा इशारा न मिले कोई भी कदम नहीं उठाना। करीब रात का 1 बजा था। मूसलाधार बारिश की बूंदें हवा में तैरते हुए जैसे माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। सानवी और आरव पुराने जर्जर गोदाम की तरफ बढ़ रहे थे। टूटा हुआ गेट, जंग लगे ताले और भीतर पसरा सन्नाटा, सब कुछ मानो किसी अनजाने खतरे की गवाही दे रहा था। कमर से लगी अपनी सर्विस रिवॉल्वर को कसते हुए सानवी ने धीमे स्वर में कहा,
अगर ये सब किसी जाल का हिस्सा निकला आरव, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए गंभीर आवाज में जवाब दिया, मैडम, मैं आपके साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उसके लहजे की गहराई ने सानवी को पल भर के लिए उनके शहीद पति आर्यन की याद दिला दी। अंदर कदम रखते ही अंधेरा और भी गहरा हो गया। बस एक कोने में झिलमिलाती लालटेन थोड़ी सी रोशनी फैला रही थी। वे दोनों धीरे धीरे उसी ओर बढ़े ही थे कि अचानक चारों तरफ एक भारी ठंडी आवाज गूंज उठी, सानवी चौहान, तुम वाकई बहुत जिद्दी और नासमझ औरत हो। साए से बाहर एक लंबा चौड़ा आदमी निकला, जिसका चेहरा काले मास्क से ढका हुआ था। उसके पीछे खड़े दो और लोग हथियार ताने तैयार थे। सानवी ने झट से रिवॉल्वर निकाली और सख्ती से बोली, तुम कौन हो और मुझे सच सच बताओ, आर्यन के साथ असल में क्या हुआ था? मास्क वाले ने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, आर्यन, वो तो बस हमारी राह में आई एक गलती था, और अब वही गलती तुम दोहराने जा रही हो। उसने जेब से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकाला। इसमें वो पूरा डाटा है, ड्रग्स, हथियार और हमारे नेटवर्क की हर जानकारी जो आर्यन ने हमसे छीना था। लेकिन अब ये सब दोबारा हमारे पास आ चुका है और तुम बस एक बंद फाइल बनकर रह जाओगी। ये सुनते ही सानवी की आंखों में आग सी जल उठी। उसने एक नजर आरव की तरफ डाली और अगले ही पल आरव ने अपनी पूरी ताकत से चाकू फेंक मारा। चाकू सीधा मास्क वाले के हाथ में लगा। डिवाइस जमीन पर गिर पड़ा। मास्क वाला दर्द से चीख उठा और उसके साथ ही तुरंत सानवी पर बंदूकें तानने लगे। मगर इससे पहले कि वे गोली चला पाते, बाहर से पुलिस की टीम ने अचानक धावा बोल दिया। गोदाम में गोलियों की गूंज, धमाकों और चीखों के बीच मिनटों में हालात पलट गए। दोनों गुर्गे वहीं ढेर हो गए और मास्क वाला भागने की कोशिश करता ही था कि आरव ने पीछे से उसे दबोच लिया। सानवी ने उसके चेहरे से नकाब हटाया और सामने आया चौंका देने वाला नाम, समर्थ सिंह, एक रिटायर्ड डीआईजी और कभी आर्यन का वरिष्ठ अधिकारी। सानवी के चेहरे पर सदमा और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। समर्थ ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम और आर्यन दोनों एक जैसे थे। मैंने उसे चेतावनी दी थी, मगर तुम दोनों ही नहीं माने और नतीजा यही है। वो झुककर फिर से डिवाइस उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी सानवी ने तेज लात मारकर डिवाइस को दूर फेंक दिया। उसी क्षण आरव ने चारों ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैडम, अब सच बताने का समय आ गया है। उसने धीरे से जेब में हाथ डाला और बाहर निकाला एक छोटा सा पेंडेंट। जैसे ही सानवी की नजर उस पर पड़ी, उसकी सांस थम गई। ये वही पेंडेंट था जो उसने आर्यन को उनकी पहली सालगिरह पर तोहफे के रूप में दिया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आरव, तुम आर्यन हो? कुछ पल खामोशी रही। फिर आरव यानी आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ सानवी, मैं ही आर्यन हूँ। उस रात गोदाम में मैं मरा नहीं था, बस एक नाटक रचा था ताकि दुश्मन तुम्हें निशाना न बनाए। मैं अपनी पहचान छिपाकर शैडो बन गया और पूरे रैकेट का पीछा करता रहा। आरव के रूप में तुम्हारे करीब आया ताकि तुम महफूज रह सको। सानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से आर्यन को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, तुमने मुझे इतने साल अकेले क्यों छोड़ा? हर दिन मैंने तुम्हें मरते हुए महसूस किया। आर्यन ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था सानवी। तुम्हारी सुरक्षा ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन अब हम हमेशा साथ रहेंगे। इसी बीच टीम ने समर्थ सिंह को हथकड़ी पहनाकर हिरासत में ले लिया। डिवाइस से निकला डेटा पूरे रैकेट को उजागर कर चुका था। कई बड़े व्यापारी और भ्रष्ट अफसर पकड़े गए और नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो गया। कुछ महीनों बाद एक पुराने बंगले के बगीचे में सानवी और आर्यन साथ बैठे थे। अब सानवी ने एसपी की कुर्सी छोड़ दी थी और दोनों ने मिलकर एक एनजीओ शुरू किया था जो अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करता था। उस सुबह जब ठंडी हवाएं बह रही थीं, सानवी ने आर्यन को मुस्कुराते हुए चाय का कप थमाया और कहा, तुम्हारी बनाई हुई चाय आज भी मेरे दिल को वैसे ही छू जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच और ईमानदारी की राह चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत और विश्वास से आगे बढ़े तो न सिर्फ वो अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि समाज के लिए भी एक नई राह खोल सकता है। सानवी और आर्यन की तरह अगर हम सब मिलकर बुराई, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हों तो बदलाव जरूर आता है। असली जीत वही है जिसमें सुकून, सेवा और इंसानियत छुपी हो। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको इसमें छिपा संदेश अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना न भूलें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और भी बड़ी कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और की भी जिंदगी को छू सकता है
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि अच्छाई और सच्चाई की ये कहानियां हर दिल तक पहुंच सकें। और हाँ, ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आपका हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर और यादगार कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।